अच्छा देखो, नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना है। मतलब बिजनेस हमने बहुत कर लिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सारी चीजें। अब क्या करना है? बिजनेस ही बंद करना है। तो बिजनेस अगर कोई चल रहा है, कैसे बंद करते हैं हम? कोई बिजनेस अगर हमारा चल रहा है तो वो कैसे बंद करेंगे? जितने भी ताला लगाने से बंद हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमको? हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे बेचने पड़ेंगे। ठीक है। उसको बेच के जो पैसा आएगा हमारे पास, उससे हम क्या करेंगे? हमारे फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो चुकाएंगे। फिर जो बचेगा, अगर कोई पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। ऐसा ही कुछ होगा, बिजनेस बंद ऐसे ही होता है। तो जो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं बहुत सारे और लाइबिलिटीज होती हैं। तो हम एसेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। अगर कुछ पैसा बच गया तो वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा वो पैसा। ठीक है, तो ऐसे करके बिजनेस बंद हो जाएगा हमारा। तो कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं इसके अंदर। पहला टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, दो टर्म्स हैं। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन दोनों में फर्क क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारी पार्टनरशिप चेंज होती है, बस पार्टनरशिप पुराने वाली खत्म हो जाती है, नए वाली पार्टनरशिप बन जाती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, उन सब में क्या हो रहा था? उनकी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही थी। जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया, तो ए और बी की जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो तो खत्म होगी, नई पार्टनरशिप बना ली इन्होंने। नई किस किसने बना ली? ए, बी और सी तीनों ने मिलकर नई पार्टनरशिप बना ली। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सारी चीजें किसके पार्ट थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? हमने फर्म बंद कर दी है, बिजनेस ही क्लोज कर दिया हमने। समझ आ गया दोनों में फर्क? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज डिसॉल्व्ड। फर्म बंद हो गई है, बिजनेस जो भी हम करते थे वो क्लोज कर दिया हमने। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीजें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट दी फर्म कंटिन्यूज। फर्म बिजनेस बंद करके नहीं खत्म हो जाती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। बस उनके बीच का इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच का, कि पहले वो किसी और रेशो में प्रॉफिट बांटते थे, अब किसी और रेशो में बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद हो गया। ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, ये थ्योरी में पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म कब कब बंद होगी? रीजन क्या होगा फर्म को बंद करने का? तो पहला रीजन क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। उन सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया बंद कर देते हैं, तो कर देंगे पार्टनर्स बंद। ठीक है ना, ए बी सी तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अब हम बिजनेस को बंद करते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा जो भी है, तो पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं डिसोल्व के लिए, तो वो फर्म बंद हो जाती है। सेकंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब अब तो तुमको बंद करनी ही पड़ेगी, तुम नहीं चला सकते। कब नहीं चला सकते? जब सारे के सारे पार्टनर्स एक को छोड़ के क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेंट हो जाते हैं। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, बैंकरप्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इनसॉल्वेंट हो गए मतलब उनके पास फर्म के डेट चुकाने के लिए पैसे नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, फर्म में पैसा लगाना होगा तो वो नहीं लगा सकते, तो वो क्या हो गए? इनसॉल्वेंट हो गए। अगर लॉस हो गया तो वो लॉस नहीं उठा पाएंगे। इनसॉल्वेंट हो गए तो भी हमको क्या करनी पड़ेगी? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल पार्टनर्स, या तो सारे, और ऑल एक्सेप्ट वन, सारे एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाएं। इसका मतलब क्या है? ए बी और सी, अगर सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए तब तो बंद हो ही जाएगी। इसका मतलब क्या है? ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए। अगर मान लेते हैं ए तो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए,
तो भी क्या फर्म बंद हो जाएगी हमारी? तो सोल प्रोपराइटर बन जाएगा ना फिर वो, पार्टनरशिप तो बंद ही होगी, ठीक है ना। तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है हमारी। उसके बाद दूसरा क्या है, अनलॉफुल बिजनेस, कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो इलीगल बिजनेस है, तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगी उनकी। थर्ड केस बाय नोटिस। बाय नोटिस में क्या है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि जब उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी तो पार्टनरशिप की टर्म क्या थी, कितनी लंबी पार्टनरशिप चलेगी, वो सब डिसाइड नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। उसके अंदर मतलब हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, तो उसके अंदर पार्टनर जो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से चल रही है उनकी पार्टनरशिप। तो इस केस में क्या होता है, किसी भी पार्टनर को अगर फर्म को बंद करना होता है तो वो क्या करता है, नोटिस दे के पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकता है। क्यों, कौन से केस में, पार्टनरशिप एट विल में। तो नोटिस दे के पार्टनरशिप एट विल के केस में फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक ये केस हो गया। उसके बाद ऑन अकरिंग ऑफ एन इवेंट विच इज मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई इवेंट लिखा हुआ था जिसके होने पे पार्टनरशिप फर्म हमारी बंद हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों ने बिजनेस शुरू किया था, यहाँ पे 5 सेक्टर में मेला लगा हुआ है, उसमें स्टॉल लगाने का इन्होंने बिजनेस शुरू किया था पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पार्टनरशिप में डीड में क्या लिखा हुआ था कि जब तक ये मेला चलेगा तब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। जैसे ही वो मेला खत्म हुआ तो वो इवेंट अकर हो गया, तो क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी उनकी। तो ऑन अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ऐसा कोई इवेंट हो गया जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट। कोर्ट भी डिसॉल्व कर सकता है। कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे इनके बिजनेस को बंद कर दो, इनकी फर्म को डिसकंटिन्यू कर दो, तो भी बंद हो जाएगा बिजनेस। कब कब कोर्ट ऑर्डर देगा, पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल। पार्टनर्स क्या हो गए, इनकेपेबल हो गए, अब वो बिजनेस चला ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते। पार्टनर्स बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, पागल हो गए पार्टनर्स, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट फाइंड्स इट इज जस्टिफाइड टू डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट को लगता है कि जस्टिफाइड है, इनकी फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड एक्सेप्ट एट अ लॉस। बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे लॉस के अलावा, मतलब बिजनेस अगर करेंगे तो उनको क्या होने वाला है, सिर्फ लॉस होने वाले हैं, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि फर्म को बंद कर दो, तो भी बंद होगी। तो पार्टनर ही नहीं बचे ना फिर वो किस केस में आएगा, इसमें तो नहीं लिखा हुआ वो तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर चलाएगा कौन बिजनेस, ठीक है। नई पार्टनरशिप बनेगी फिर वो, पुरानी खत्म हो जाएगी। अगला क्या है, अच्छा ये टॉपिक क्या था, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकती है। अगला टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अगला टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, कुछ 3 टॉपिक्स दे रखे हैं इसके अंदर। पहला टॉपिक है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। अच्छा, फर्म का डेट मतलब क्या होता है, फर्म्स डेट मतलब जो जो फर्म की उधारी है, जो फर्म की लाइबिलिटीज है, वो कौन सा डेट है, फर्म का डेट। और दूसरा डेट कौन सा है, पर्सनल डेट। पर्सनल डेट क्या होता है, जो पार्टनर्स की पर्सनल उधारियां, पर्सनल लोन ले रखे हैं जो उन्होंने, जैसे मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी ये पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटीज होंगी वो कौन सा डेट है, वो फर्म का डेट है। और ए की अपनी कुछ अपनी लाइबिलिटीज हैं, बी की अपनी लाइबिलिटीज हैं, सी की अपनी लाइबिलिटीज हैं, ये कौन सा डेट है उनका, पर्सनल डेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के जो भी पैसा आएगा हमारे पास, वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, किसका डेट पे करने के लिए यूज करेंगे, फर्म का डेट पे करने के लिए यूज करेंगे उसको, क्या उसका पर्सनल डेट पे करने के लिए यूज करेंगे, नहीं करेंगे। अगर बच गया पैसा तो पार्टनर्स में बांट देंगे, फिर वो जैसे मर्जी यूज करें उसको, ठीक है। तो फर्म की प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, किसको पे करने में, फर्म का डेट पे करने में। ऐसे ही जो, अच्छा मान लेते हैं फर्म का डेट था 10 लाख रुपए, फर्म की प्रॉपर्टी थी 8 लाख, प्रॉपर्टी बेच के कितने पैसे आए, 8 लाख।
कितने पैसे कम पड़ गए हमारे पास, 2 लाख कम पड़ गए। ये 2 लाख कौन देगा, पार्टनर्स कहाँ से लाएंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे वो पैसा। तो ए बी सी, ए की पर्सनल लाइबिलिटीज भी हैं, ए का पर्सनल डेट भी है, मान लेते हैं 2 ही पार्टनर्स हैं ए और बी का पर्सनल डेट भी है, और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। मान लेते हैं इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए और इसका पर्सनल डेट है 9 लाख रुपए। इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 9 लाख रुपए और इसका पर्सनल डेट है 10 लाख रुपए। तो क्वेश्चन क्या है कि बी कितने पैसे देगा फर्म को और ए कितने पैसे देगा। फर्म का डेट कितना है, 2 लाख रुपए, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 1:1। ए कितने पैसे देगा और बी कितने पैसे देगा फर्म के डेट चुकाने के लिए, 1-1 लाख रुपए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना, वो पहले यूज होगी उनके पर्सनल डेट पे करने के लिए। अगर कुछ पैसा बचेगा तो फर्म का डेट पे करेंगे वो। समझ आया, पर्सनल प्रॉपर्टी पहले किसके लिए यूज होगी, पर्सनल डेट पे करने के लिए। अगर पैसा बचेगा तो किसका डेट पे होगा, फर्म का डेट। तो ए की पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है, 10 लाख, ए का पर्सनल डेट कितना है, 9 लाख, तो ए के पास कितना पैसा बचेगा, 1 लाख। ये 1 लाख फर्म को दे देगा, ठीक है। बी की पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है, 9 लाख, बी का पर्सनल डेट कितना है, 10 लाख। ये तो चुका ही नहीं पा रहा अपना पर्सनल डेट, क्या ये फर्म का डेट पे करेगा, कुछ नहीं पे करेगा। ये समझ आ गया। तो फर्म की प्रॉपर्टी किस में यूज होगी, फर्म का डेट पे करने में। पर्सनल प्रॉपर्टी पहले किस में यूज होगी, पर्सनल डेट पे करने में। फिर पैसा अगर बच गया तो किस में यूज होगी, फर्म का डेट पे करने में। तो ये आंसर है, फर्म की प्रॉपर्टी इज यूज टू पे फर्म्स डेट, पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज टू पे फर्स्ट पर्सनल डेट देन फर्म्स डेट। ठीक है, तो एक टॉपिक ये था। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर मान लेते हैं हमको जो भी लॉसेस हुए डिसोल्यूशन के टाइम पे, मतलब हम फर्म बंद ही इसलिए कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे लॉसेस थे, तो वो लॉसेस हम कहाँ से कवर करेंगे। सबसे पहले वो लॉसेस कहाँ से कवर करेंगे, जो भी हमारे पास रिजर्व प्रॉफिट रखे होंगे वहां से कवर करेंगे। अगर वो लॉसेस वहां से कवर नहीं हो पाते हैं तो कहाँ से कवर करेंगे, तो उनकी कैपिटल का पैसा यूज कर लेंगे, उनकी पार्टनर्स की कैपिटल का पैसा यूज कर लेंगे। अगर मान लेते हैं फिर भी लॉसेस कवर नहीं हो पाते, तो पार्टनर्स फिर अपने घर से लाएंगे। कौन सी रेशो में लाएंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास लॉसेस होंगे बिजनेस के अंदर, वो लॉसेस कहाँ से कवर करने हैं हमको, पहले तो कवर करेंगे हमारे ही प्रॉफिट्स में से। अगर फिर भी कम पड़ रहे हैं, प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं, लॉसेस ज्यादा हैं, तो और लॉसेस कहाँ से कवर करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को यूज कर लेंगे। फिर भी नहीं लॉस कवर हुए तो पार्टनर्स फिर अपने घर से लाएंगे, कौन सी रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये समझ आ गया। इसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लॉसेस। जो भी हमारे लॉसेस हैं वो कहाँ से कवर होंगे, पहले प्रॉफिट्स में से, फिर कैपिटल में से। उसके बाद भी कवर नहीं हुए तो पार्टनर्स अपने घर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ये तुमने यहाँ पे भी देखा था कि एसेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा वो कहाँ पे यूज होगा, पहले फर्म के डेट पे करने के लिए यूज होगा, फिर जो बचेगा वो किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। और भी चीजें हैं यहाँ पे, और क्या है, सबसे पहले हम यूज करेंगे उसको आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। जो फर्म का डेट है, बाहर की जो लाइबिलिटीज है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक लोन आता है, बिल्स पेबल्स, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारी पे करेंगे सबसे पहले। फिर जो पैसा बचेगा वो किस, उससे क्या पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पे करना है, पार्टनर का लोन। पार्टनर की कैपिटल बाद में पे होगी, पार्टनर ने अगर अलग से लोन दे रखा है उसकी पेमेंट पहले होगी। ऐसा ही होना चाहिए ना, कि ए बी सी तीनों ने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, पर ए ने अलग से लोन भी दे रखा है, तो पहले पैसा किसको मिलेगा, कैपिटल का पहले पैसा मिलेगा या लोन का पहले मिलेगा, लोन का पैसा पहले मिलेगा। तो एसेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे यूज होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए, उसके बाद पार्टनर का लोन की पेमेंट के लिए, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट के लिए। फिर अगर पैसा बच गया हमारे पास तो पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। समझ आ गया। तो ये दोनों टॉपिक्स ऑपोजिट है ना,
यहाँ पे लॉसेस कवर नहीं हो रहे हमारे और यहाँ पे पैसा बच रहा है। लॉसेस कवर नहीं हो रहे तो वो कहाँ से कवर करेंगे, पैसा बच रहा है तो वो कहाँ कहाँ पे करेंगे। समझ आ गया। तो ये था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ तक हमारा इसका थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा इसका शुरू हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी वो कैसे बंद होगी, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, वो सारी चीजें देखनी है अब हमको। तो ना इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन होता है, सबसे मेन क्वेश्चन वो क्या है कि इसमें हमको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, रियलाइजेशन अकाउंट। पहले चैप्टर्स में कौन सा बनता था, रीवैल्यूएशन। तो नाम मिलता जुलता है पर काम बिल्कुल अलग है। रीवैल्यूएशन में हम कुछ और चीजें करते थे, रियलाइजेशन में कुछ और काम करेंगे। तो एक अकाउंट कौन सा बनेगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट बनेगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वैसा ही है जैसा पहले बनता था, कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे पहले बनता था। और एक यहाँ पे बनता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट बनाने हैं हमको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। जब ये तीनों हमारे हो जाएंगे तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी हम करते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो कौन सा आता है, या तो वो क्वेश्चन हमसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर वो हमसे जर्नल एंट्रीज पूछता है 6 एंट्रीज 6 मार्क्स में। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, या तो रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा या जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोलेगा। तो एक एक करके करना है हमको। ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अगर मान लेते हैं, अच्छा पेपर में तो सिर्फ ये आता है रिलेशन अकाउंट, पर सिलेबस में हमारा ये सब कुछ है। सिलेबस के हिसाब से हमको ये तीनों चीजें आनी चाहिए। रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें हमको दे रखी हैं, बैलेंस शीट तो देखी हुई है हमने, एसईसी बैलेंस शीट वहां पे भी मिलेगी हमको। तो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से निकाल के हमको ट्रांसफर करनी है इन तीनों में से किसी अकाउंट में। बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लाइबिलिटीज में भी एसेट्स में भी। पहला काम क्या है, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं उनको उठा के कहाँ ट्रांसफर करना है, इन तीनों में से कहीं किसी ना किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नहीं, जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो पहला काम हमको क्या आना चाहिए, बैलेंस शीट की कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी ये पता होना चाहिए, और कौन सी साइड जाएगी। समझ आ गया। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये हम करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग रियलेशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है। ऐसे ऐसे करके हम सारी चीजें पता कर लेंगे कौन सी चीज कहाँ पे आती है, आसान है बिल्कुल याद करना। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है, बैलेंस शीट की चीजें कौन से अकाउंट में कौन से साइड ट्रांसफर होंगी ये पता होना चाहिए। तो बैलेंस शीट एक तरह से हमको खाली करनी है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए लास्ट में। ठीक है, बिजनेस बंद कैसे होगा, जब बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचेगा तभी तो बिजनेस बंद होगा। सारे के सारे एसेट्स बिक जाएंगे, सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो जाएगी, जो भी हमारे पास कैश और बैंक बचा हुआ है वो पार्टनर्स को लास्ट में बचेगा, वो पे कर देंगे। तो ना तो कैपिटल के बैलेंसेस बचेंगे, ना लाइबिलिटीज बचेगी, ना कोई एसेट बचेगा, तो फर्म हमारी बंद हो जाएगी बस। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम उन 3 में से किसी ना किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहला स्टेप है ट्रांसफर ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू वेरियस अकाउंट्स। अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करना। और कितने अकाउंट बनाते हैं हम, 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। किसी किसी केस में पार्टनर का लोन अकाउंट भी बना लेंगे, वो वाला लोन अकाउंट नहीं, बिल्कुल छोटा सा लोन अकाउंट बनेगा 2-3 लाइंस का। ठीक है, मेनली ये 3 अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, बैलेंस शीट को खाली करना है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी चीज नहीं बचनी चाहिए। अगर तुमको ये समझ में आएगा तभी आगे जा पाएंगे हम कि कौन सी चीज कहाँ ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक एक करके देख रहे हैं आराम आराम से। पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के,
फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, मतलब जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस कौन कौन से होते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉसेस लिखे होते हैं, कौन कौन से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होता है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लिखा होता है। इनको छोड़ के, और किसको छोड़ के? लोन टू पार्टनर, अगर हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ वो भी एसेट साइड में लिखा हुआ होगा, उसको छोड़ के, और किसको छोड़ के? कैश और बैंक को छोड़ के। इनको छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर होंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे जो ये एसेट्स लिखे हुए हैं ये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? अकाउंट बनाएंगे कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके कौन सी साइड ट्रांसफर होंगे? डेबिट साइड ट्रांसफर होंगे। समझ आया? तो बताओ एक एक करके। पहली लाइन याद होगी, पहली लाइन में क्या था? ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, लोन टू पार्टनर को छोड़ के, और कैश और बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएंगे। तो एक एक करके, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगी। डेटर्स कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। इसकी बात अभी हमने नहीं की है, आगे आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन की डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन के डेबिट साइड। स्टॉक रियलाइजेशन की डेबिट साइड। गुडविल, गुडविल का पहले क्या करते थे हम? राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशो में। यहाँ वैसा कुछ नहीं करना हमको, यहाँ इसको नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करो। जैसे बाकी के एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में जा रहे हैं, गुडविल भी कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी। लोन टू बी ये कहीं नहीं जाएगा, इसकी तो बात नहीं की ना हमने। बोला इसको छोड़ के बाकी एसेट्स कहाँ जाएंगे? रिलेशन के डेबिट में। ये कहाँ जाएगा ये नहीं पता हमको, ठीक है? तो ये नहीं जाएगा रिलेशन के डेबिट में। कैश इन हैंड ये भी नहीं जाएगा। कैश एट बैंक ये भी नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी नहीं जाएगा। पी एंड एल का लॉस ये भी नहीं जाएगा। तो इनको छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स हैं हमारे वो कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज, सारी की सारी लाइबिलिटीज किसको छोड़ के? लोन बाय पार्टनर, कैपिटल बैलेंसेस एंड रिजर्व्स। एक सेकेंड, दिए तो थे। नहीं नहीं दिए हुए। यहाँ तो नहीं है पर दिए हुए हैं, देख लेना। अच्छा देखो सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सब कुछ किसको छोड़ के? लोन बाय पार्टनर। अच्छा लोन टू पार्टनर हमने ऊपर भी छोड़ दिया था, लोन बाय पार्टनर यहाँ पे भी छोड़ दिया हमने। एंड और किसको छोड़ना है? कैपिटल और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनको छोड़ के, और किसको छोड़ के? रिजर्व्स को छोड़ के। इनको छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी हमारे पास वो कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सारी की सारी लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी? रिलेशन के क्रेडिट। एसेट्स कहाँ जा रहे थे? रियलाइजेशन के डेबिट में। लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। जब हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे होंगे उसके अंदर हमको कौन सी लाइबिलिटी इंक्लूड करनी है? पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन अगर दिखा हमको कौन सी साइड में? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड रिलेशन अकाउंट के। समझ आया? कौन सा लोन छोड़ना है हमने? पार्टनर का लोन छोड़ना है। कौन सा लोन नहीं छोड़ना? पार्टनर के अगर किसी भी रिलेटिव का लोन हो, रिलेटिव का लोन मतलब हस्बैंड का, वाइफ का लोन हो उसके, या फिर ब्रदर का लोन हो, सिस्टर का लोन हो, किसी का भी लोन हो, उसको भी कहाँ पे ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। समझ आ गया? देखो बताओ, कैपिटल अकाउंट
क्या रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा? नहीं आएगा। करंट अकाउंट नहीं आएगा। लोन बाय ए ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो क्या रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा? नहीं आएगा। लोन बाय मिसेस ए आएगा। क्रेडिटर्स आएंगे। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है ना। बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व ही है ये भी। पी एंड एल का प्रॉफिट, ये भी क्या है? प्रॉफिट ही है ये भी रिजर्व्स का ही पार्ट है ना, तो ये भी नहीं आएगा। अच्छा, ये वाले जो दो है ना, ये स्पेशल रिजर्व्स है हमारे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इनकी बात बाद में आएगी, ठीक है। इनके बारे में हम एक और बात करेंगे बाद में कि इनका क्या करना है, ये ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने। वहां पे हम बोलेंगे आईएफआर ट्रांसफर होता है रिलेशन के क्रेडिट में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो इनकी बात बाद में करेंगे। अभी के लिए मान के चलते हैं ये चारों नहीं आएंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज आएंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, पार्टनर का लोन तो नहीं आएगा, पर अगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। समझ आ गया? उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। बिल्स पेबल आएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट में क्या था? सारी लाइबिलिटीज किसको छोड़ के? लोन बाय पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस और रिजर्व्स को छोड़ के कहाँ पे ट्रांसफर होंगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगी। और साथ में क्या ट्रांसफर करना है हमने? पार्टनर के रिलेटिव का लोन होगा, तो वो भी नॉर्मल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स की तरह ही है, वो भी ट्रांसफर होगा। समझ आ गया? थर्ड पॉइंट। अच्छा, हमने ऊपर ये छोड़ दिया था ना, क्या छोड़ दिया था? लोन टू पार्टनर छोड़ दिया था और लोन बाय पार्टनर छोड़ दिया था। तो ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, लोन बाय पार्टनर दिया हो या लोन टू पार्टनर दिया हो, इसमें पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है जनरली, नॉर्मली अलग से बनता है। समझ आ गया? इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है। अगर पार्टनर का लोन हो, चाहे पार्टनर को दे रखा है चाहे पार्टनर से ले रखा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, वो उसका क्या बनता है? लोन अकाउंट अलग से बनता है उसका। समझ आया? फोर्थ पॉइंट, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी छोड़ दिए थे हमने, वो कहाँ जाएंगे? वो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना है। तो कैपिटल के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद हमने रिजर्व छोड़ दिए थे। रिजर्व्स का क्या करना होता है? पार्टनर्स में बांट देना होता है, तो वो भी कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो जितने भी रिजर्व्स होंगे हमारे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि जनरल रिजर्व है, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है। समझ आ गया? तो अब हम यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं? जो चीजें हम ऊपर छोड़ के आए हैं, जहाँ पे हम एक्सेप्ट लिख रहे थे ना, वहां पे उनका ट्रीटमेंट देख रहे हैं, उनका क्या करना है। तो क्या बात की हमने? पार्टनर को लोन दिया हुआ है या पार्टनर से लोन लिया हुआ है, उसके लिए लोन अकाउंट अलग से बनेगा। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सारे रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्या होते हैं हमारे? लॉसेस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये कहाँ जाएंगे? ये भी पार्टनर्स में बांट देंगे। डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो या पी&एल का डेबिट बैलेंस हो, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद यहां तक पॉइंट समझ आ गया तुमको? 6 तक, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हो गया था? कौन से पॉइंट तक हो गया था? 6 पॉइंट तक हो गया था हमारा। तो 6 पॉइंट के हिसाब से बताओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ आएगा? कैपिटल, क्योंकि ये क्या है? लॉस है। लॉस का क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में बांट देते हैं। पार्टनर्स में बांट देते हैं तो लॉस बांट रहे हैं, तो कैपिटल की कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आएगा। तो पी एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पी&एल का लॉस, ये दोनों चीजें कहाँ आएंगी? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। उसके बाद लोन टू बी, इसका क्या होगा? लोन अकाउंट अलग से बनेगा। अगर पार्टनर का लोन है, चाहे लोन पार्टनर को दिया हुआ है, चाहे पार्टनर से लोन लिया हुआ है, इसका लोन अकाउंट अलग से बनता है, ठीक है। उसके कैसे बनता है वो नहीं पता अभी हमको, अलग से बनता है बस ये। हम्म अगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो कहाँ आएगा? लोन बाय मिसेज ए, तो ये कहाँ पे आएगा?
रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा बाय लोन बाय मिसेस ए। ठीक है, एसेट्स होता तो कौन सी साइड आता, डेबिट साइड, लाइबिलिटी है इसलिए कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स में बांट देते हैं, रिजर्व है, पी एंड एल में प्रॉफिट है, वो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, बाय पी एंड एल, ये भी बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद तो हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। 7th पॉइंट, ट्रांसफर प्रोविजंस और रिजर्व्स। अब फिर से रिजर्व्स की बात आई, ऊपर भी रिजर्व्स की बात थी, रिजर्व्स कहाँ पे ट्रांसफर करने थे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, आगे भी रिजर्व्स, कुछ स्पेशल रिजर्व की बात हो रही है। कौन से रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व्स रिलेटेड टू एसेट, एसेट से रिलेटेड अगर तुमने कोई रिजर्व बनाया हुआ है, कौन सा रिजर्व यहाँ पे एसेट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, डेटर्स से रिलेटेड है। तो प्रोविजन और रिजर्व्स जो किससे रिलेटेड हो, एसेट्स से रिलेटेड हो, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, जो भी रिजर्व किससे रिलेटेड है, एसेट से। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो ही मिलते हैं हमको क्वेश्चंस में। डेप्रीसिएशन का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी बनाते थे तुम 11th में, वो भी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है, वो भी कहाँ पे आता अगर होता तो, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आता। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो भी किससे रिलेटेड है, डेटर से, एसेट से रिलेटेड है, वो भी कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो 7th पॉइंट में क्या लिखा, 7th पॉइंट में क्या लिखा है, प्रोविजन और रिजर्व्स किससे रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आ गया। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर हमने कोई प्रोविजन बना रखा है, जैसे हम वो बनाते थे ना, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, कई बार रीवैल्यूएशन की चीजों में लिखा होता था कि प्रोविजन बनाओ लीगल क्लेम्स के लिए, डैमेजेस के लिए, या फिर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये तो पता ही है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किसके लिए बनता है, वर्कर्स के अगेंस्ट हमारी कोई लाइबिलिटी आ जाती है उसके लिए बनता है। तो वो प्रोविजन किससे रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है। वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो भी रियल एस्टेट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, पर उतना ही ट्रांसफर होगा जितने का क्लेम है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लेते हैं दे रखा है 40,000 रुपए। ठीक है, नीचे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा होता है क्लेम कितने का है, मान लेते हैं क्लेम है 30,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000 रुपए, और जो 10,000 बचा वो कहाँ जाएगा, वो पार्टनर्स में बांट देंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है, पहले का क्लेम बचा के रख लेते थे, अब क्लेम का क्या करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालना है, और जो बचेगा रिजर्व वो कहाँ पे जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मान लेते हैं क्लेम 50,000 का है, तो कितना जाएगा रियलाइजेशन में, 50,000 का तो रिजर्व है ही नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्व की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट में जो रिजर्व लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, तो रिजर्व कितना लिखा हुआ है 40,000, क्लेम कितना है 50,000 का। हमको किसका हिसाब चाहिए, हमको इस 40,000 का हिसाब चाहिए। ये 40,000 कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा, पूरा का पूरा 40,000 चला जाएगा। ठीक है, बाकी उसके आगे नहीं पता क्या करना है, ना ना उसका वो नहीं करना। अगर मान लेते हैं ये 40,000 है और क्लेम है नहीं, कितना लिखा हुआ था, 40 से लिखा हुआ था और क्लेम था 30,000 का, हाँ तो, हाँ तो 30,000 डाला हमने, हमने बोला। अच्छा फिर से लाइन क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू लाइबिलिटी, प्रोविजन रिलेटेड टू लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है, उतना ही आता है जितनी जितने का क्या हो, क्लेम हो। अभी क्लेम कितने का है 30,000, तो रिजर्व कितना जाएगा क्रेडिट में, 30,000 जाएगा। ये समझ आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्लेम हो जाता है 50,000, तो रिजर्व कितना जाता क्रेडिट में, तो 40,000 ही जाता ना, क्योंकि रिजर्व 40 से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। समझ आया। उसका अभी नहीं पता क्या करना है हमको, पहले क्या करते थे उसका, रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देते थे पहले, तो कम पड़ रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट से ले लो। हाँ, तो वो रिजर्व ही जाएगा, क्लेम के नाम से नहीं जाएगा, रिजर्व के नाम से जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो,
ये देखो एक बार, ये कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नीचे की चीजें अभी हमको नहीं पता है, ठीक है, इसके ऊपर की चीजें हमको पता है क्या क्या है। स्टॉक कहाँ से आया, बैलेंस शीट से आया क्योंकि एसेट है। एसेट्स कहाँ जाते हैं सारे, रियलाइजेशन के डेबिट में। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सारे एसेट्स हैं। रिलेशन के कौन सी साइड आगे, डेबिट साइड। सारी की सारी लाइबिलिटीज कहाँ आती है, रिलेशन के क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या आ गया, एक्रूड इनकम वो भी आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे एसेट्स थोड़ी लिखे हुए हैं, और भी हो सकते हैं। क्रेडिट में क्या आएगा, लाइबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर स्पाउस लोन, तो ये पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, ये भी कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। अगर पार्टनर का लोन होता तो वो नहीं आता, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व रिलेटेड टू एसेट, कहाँ आता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेटर्स कहाँ आया हुआ है, डेबिट में, तो प्रोविजन कहाँ आएगा इसका, क्रेडिट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ आई हुई है, डेबिट में, तो इसका रिजर्व कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो रिजर्व रिलेटेड टू एसेट कहाँ आता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है। ये समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी आता, कितने का आता, जितने का क्लेम है। अगर क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो सारा का सारा रिजर्व रिलेशन के क्रेडिट में डाल दो। समझ आ गया। जब क्वेश्चन करेंगे तो याद भी हो जाएगा। अभी ये तुमको याद नहीं होंगी चीजें, एक बार के लिए बस ये होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। समझ लो बस एक बार। उसके बाद कहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया, नाइन्थ पॉइंट। अच्छा, कैश और बैंक का बैलेंस भी तो छोड़ा था हमने ऊपर। एसेट्स में से कैश और बैंक नहीं ट्रांसफर करना था रिलेशन के डेबिट में, तो कैश और बैंक कहाँ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो अकाउंट भी तो बना रहे थे हम। तो कैश और बैंक का बैलेंस अगर दे रखा है तो वो कहाँ जाता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट में। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स रिलेटिव, तो ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, फिर से यहाँ पे लिख दिया। पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, किसका भी हो सकता है, वाइफ का भी हो सकता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, ब्रदर का भी हो सकता है, सिस्टर का भी हो सकता है। शुड बी ट्रीटेड एज अदर लाइबिलिटीज, जो बाकी की लाइबिलिटीज हैं उसकी तरह ट्रीट करो, मतलब क्रेडिटर्स वगैरह की तरह। तो कहाँ ट्रांसफर कर दो इसको, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ आ गई। तो अभी हमने किस चीज की बात की है, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो सारी की सारी किस किस अकाउंट में ट्रांसफर होंगी और कौन सी साइड ट्रांसफर होंगी, उसकी बात की है अभी हमने। ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है वो नहीं आता अभी हमको, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लोन बाय ए, इसका लोन अकाउंट अलग से बनता है। लोन बाय मिसेज ए, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है, उतना ही आता है जितने का क्लेम हो, और अगर रिजर्व बच जाता है तो वो पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्ट, क्या रेशो, अच्छा इसके अंदर रेशो क्या चेंज होगी उनकी, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, रेशो नहीं चेंज करते वो, जो एक ही रेशो दे रखी होगी क्वेश्चन में, वही ओल्ड वही न्यू, कुछ चेंज नहीं होगा, एक ही रेशो होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमेशा कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। पी एंड एल में जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड। डेटर्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जैसे आईएफआर है वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन के डेबिट साइड। स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट साइड। गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट साइड, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई राइट ऑफ नहीं करना, जैसे बाकी एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वैसे ही गुडविल भी ट्रांसफर होगी। लोन टू बी, इसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश और बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हाँ एक ही अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, पी एंड एल का लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ये चीजें समझ आ गई, नहीं दे रखी होगी, यहीं पे होगी होगी तो, ठीक है।
एडजस्टमेंट में बस ये बोला होगा ये वाली गुडविल अगर बिकी है तो कितने की बिकी है, वो बता रखा होगा। अच्छा आगे नीचे, ये तो बैलेंस शीट होगी, आगे क्वेश्चंस में नीचे क्या लिखा होगा, नीचे अब इनकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कौन सा एसेट कितने में बेच दिया, कौन सी लाइबिलिटी को कितने में सेटल कर दिया, ये चीजें लिखी होंगी नीचे। उसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। पहले स्टेप में क्या करना होता है, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी हमको अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करनी होती है, और कौन सी चीज कहाँ पे ट्रांसफर होंगी ये हमने देख ली। ये पहला स्टेप था हमारा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एसेट्स को बेच देंगे या फिर एसेट्स पार्टनर ले जाएंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे या लाइबिलिटीज पार्टनर ले जाएंगे। स्टेप 3, स्टेप 4 में जो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम उससे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप 5 में कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस निकलेंगे हमारे वो कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट स्टेप में जो कैश और बैंक है वो हमारा टैली हो जाएगा, मैच हो जाएगा वो। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? कुछ नहीं है, आसान आसान से पॉइंट्स हैं। अभी तक तो कुछ मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी भी आसान आसान से पॉइंट्स है, मुश्किल नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है ये वाला, और 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। इसमें होगा तो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बनाना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट भी नहीं बनाना, सिर्फ रियलाइजेशन। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्या चीजें लिखी हुई है बताओ, कौन सी चीज कहाँ आएगी, बिल्स पेबल कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, लोन बाय वाई, वाइज लोन अकाउंट बनेगा, पर हमको लोन अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। पी एंड एल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। लोन बाय मिसेज एक्स, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। कैपिटल्स दे रखे हैं, ये कहाँ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश और बैंक अकाउंट में। डेटर्स कहाँ आते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। बिल्डिंग, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। मशीनरी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। फर्नीचर, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। गुडविल, पता लगे सर जी। हाँ उसका कुछ नहीं करना आपको फिर। हाँ जो चीजें रियलाइजेशन की हैं वही चीजें चाहिए बस हमको। किस चीज की, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा हमारा, बैलेंस बचेगा उसमें, प्रॉफिट या लॉस। अगर इक्वल आ रही है दोनों साइड तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्वल नहीं आती है प्रॉफिट या लॉस निकलता है हमारा। किसका, इसके बाद नहीं, इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग एंड मशीनरी रियलाइज 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग बेच दी 4 लाख में, मशीन बेच दी 5 लाख में। कैसे बेचनी है वो नहीं पता, पर यही चीजें लिखी होंगी। एक्स ने एग्री किया वो अपनी वाइफ का लोन वो पे कर देगा, और वो फर्नीचर भी ले गया 80,000 रुपए का। डेटर्स हमने बेच दिए 1,40,000 के। फर्म को 10,000 रुपए पे करने पड़े आउटस्टैंडिंग सैलरी के। बिल्स पेबल को हमने पेमेंट कर दी फुल अमाउंट में। खर्चे हमारे डिसोल्यूशन के हुए 10,000। तो ये कुछ और चीजें हैं, इसका हम देख लेंगे क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ यहाँ तक की बात की है, नीचे क्या करना है उसकी बात नहीं की हमने। ये समझ आ गया, बस इसके आगे कल कर लेंगे।